कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के बारे में लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां, मिसकंसेप्शन, मिसबिलीफ है और इसी के चलते हुए मरीज को यह नहीं समझ में आता है कि वह किसकी बात माने। अपने यार दोस्तों, अखबारों में पढ़ के, पत्रिकाओं में पढ़ के या टीवी और अन्य माध्यमों से उसे कई तरह के उपाय सुझाए जाते हैं, मगर इनमें से अधिकांश आधी अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं, जिसकी वजह से मरीज को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। आइए चलिए देखें कि ये कौन कौन से मिसबिलीफ हैं। कॉन्स्टिपेशन के बारे में दूसरी गलत फहमी जो है वो यह है कि अगर आप रोज़ टॉयलेट नहीं जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपकी आंतों में, इंटेस्टाइन में जो स्टूल जमा है उसके अंदर में कई तरह के जहर या टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जिससे आपको तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि मोटापा या आर्थराइटिस की बीमारी या चेहरे पे, मुंह पर सूजन आना। मगर वैज्ञानिक खोज में और स्टडीज़ में ऐसा कहीं पाया नहीं गया है कि यदि आपके मल, आपके स्टूल आपके आंतों में, इंटेस्टाइन में जमा है तो उनसे कोई जहर या टॉक्सिन निकल रहा है जो आपके लिए बुरा है, खतरनाक है। तो यह भी एक मिथ है, मिसबिलीफ है। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन के बारे में यह भी लगता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ बढ़ने लगती है। जैसे कि अगर आप अधेड़ हैं, मिडिल एज्ड हैं या ओल्ड हैं, तो जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ता जाएगा, मगर यह सच नहीं है। कई लोग वृद्धावस्था में भी पूरी तरह से सामान्य रूप से अपनी पाचन क्रिया को बनाए रखते हैं, उन्हें नियमित रूप से टॉयलेट होती है और उन्हें कोई कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। और वहीं बच्चों में, यंगस्टर में, टीनेजर्स में कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने में आती है। इसकी कई वजह हो सकती है। क्या कॉन्स्टिपेशन केवल वयस्कों या वृद्ध लोगों में ही होता है? जी नहीं, कॉन्स्टिपेशन किसी भी उम्र के व्यक्ति को परेशान कर सकता है। मेरे प्रैक्टिस में मैं कितने ही छोटे बच्चे देखता हूं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और जिनकी माएँ चिंतित रहती हैं कि उनके बच्चों के मल 2-3 दिन में एक बार होते हैं, जो बहुत कड़े गुठली जैसे होते हैं और तकलीफदायक होते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके बच्चों को, खासकर माओं को ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चों को रोज टॉयलेट नहीं होती है, वो चिंता में रहती है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। कई बच्चे 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार टॉयलेट के लिए जाते हैं और वह बिल्कुल सामान्य है। बच्चे किस तरह का खान पान रखते हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो पूरी तरह से पच जाती है, जिसमें कोई न पचने वाली चीज़ नहीं है। अगर वो रेशे कम खाते हैं, दूध पर ज़्यादा रहते हैं, जो बाहर का जो डिब्बे का मिल्क फूड रहता है वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन बच्चों को टॉयलेट बहुत कम मात्रा में होती है और वह भी 2 से 3 दिन के बाद। तो यह बिल्कुल सामान्य है और उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर बच्चा मल त्याग के वक्त, लैट्रिन करते समय, पॉटी करते समय रोता है, उसकी तकलीफ होती है, जलन होती है या खून निकलता है, तो जरूर यह चिंता की बात है। और इस बारे में अब कई लोगों को यह लगता है कि ज़्यादा देर बैठे रहने से पाइल्स की बीमारी होती है, तो यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि आज के कंप्यूटर युग में लाखों करोड़ों लोग घंटों तक एक ही स्थान पर बैठकर काम करते हैं, मगर उन सभी को यह बीमारी नहीं होती। यह ज़रूर है कि यदि आपका बैठने का तरीका सही नहीं हो, आपका पोस्चर सही नहीं हो, आप इस तरह से बैठते हैं जिससे आपकी गुदा की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आता है, बेजा दबाव पड़ता है, तो वे फूल जाती हैं और फिर उनमें बवासीर या पाइल्स होने का डर रहता है। हम कई बार देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वह कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होने पर एरंडी का तेल या एरंडेल तेल जो बोलते हैं, कैस्टर ऑयल, उसका इस्तेमाल करने के सलाह देते हैं। एक्चुअली ये जो कैस्टर ऑयल है, इसकी गंध भी थोड़ी अनप्लीजेंट रहती है और उसका टेस्ट भी बहुत कड़वा होता है। और
इसकी खासियत यह है कि ये दवा बड़ी आंत पे असर न कर छोटी आंत पे असर करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जबकि अधिकांश जो लैक्सेटिव है, परगेटिव्स हैं, ये बड़ी आंत के ऊपर, हमारे कोलन के ऊपर असर करते हैं, क्योंकि छोटी आंत का मुख्य काम है हमारा खाया हुआ भोजन जो है उसमें से जो जरूरी तत्व है, एलिमेंट्स हैं, उनको सोखना, उनका एब्सॉर्प्शन करना और उसे ब्लड स्ट्रीम में डालना। बहुत से लोग गुदा की बीमारियां होने के बावजूद भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें दर्द रहित या पेनलेस ब्लीडिंग होती है और वे इस बिना दर्द बिना तकलीफ की ब्लीडिंग को एक मामूली बीमारी समझकर उसके तरफ ध्यान नहीं देते। और चूंकि यह ब्लीडिंग बीच में रुक जाती है, कभी उग्र हो जाती है, कभी सीवियर हो जाती है, कभी एकदम माइनर रहती है, मरीज इसे इग्नोर कर देता है, टाल देता है या भूल जाता है। मगर यह बात सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है तो यह न केवल पाइल्स के मस्सों से हो सकती है, बल्कि आपको वहाँ के कैंसर से भी इसी तरह बिना दर्द के ब्लीडिंग हो सकती है।